वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और ये 10 मिनट की डिक्टेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। सड़कों, नए स्मार्ट शहरों और हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा के जरिए निवेश पर जोर दिया गया है, तो रोजगार सृजन पर भी ध्यान है। लघु उद्योग समिति के गठन का प्रस्ताव, नया उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड और 25 करोड़ के निवेश पर 15% निवेश भत्ता रोजगार को गति देंगे। सामाजिक क्षेत्र में कम आवंटन के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों को बचाने की प्रतिबद्धता और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम है, तो सौर ऊर्जा, नदी जोड़ परियोजना, नई थर्मल टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना भावी चुनौतियों से मुकाबला करने की तैयारियों का पता देती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें लखनऊ की मेट्रो परियोजना और पूर्वांचल में एक एम्स स्थापित करने की घोषणा है, तो वाराणसी के बुनकरों की भी चिंता है। रक्षा और बीमा क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश बढ़ाने के अलावा बजट में कोई बड़ा आर्थिक सुधार नहीं दिखता, पर इतनी जल्दी बड़े आर्थिक सुधारों की बहुत उम्मीद भी नहीं थी। बजट की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आर्थिक अनुशासन नदारद है। पिछले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम खर्च में कटौती कर वित्तीय घाटे पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में योजनागत खर्च 27% बढ़ाकर वित्तीय घाटा कम करने का अरुण जेटली का दावा गले नहीं उतरता। इसी तरह आर्थिक सुस्ती और मानसून की कमी के बीच कर राजस्व में बढ़ोतरी का दावा भी बहुत विश्वसनीय नहीं है। बजट में आय के नए स्रोतों का कोई प्रभावी रोड मैप भी नहीं दिखता। सच तो यह है कि वित्तीय घाटे पर अगर अंकुश नहीं लगा तो न महंगाई थमेगी, न नई सरकार की आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। अपना पहला बजट पेश करने जा रही मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे को यदि कोई संकेत माना जाए, वित्त मंत्री व्यापक नीतिगत बदलावों पर जोर दे सकते हैं। सरकार के लिए संतोष की बात यह है कि खराब मानसून के बावजूद विकास दर 5.4% से 5.9% रह सकती है, जबकि यूपीए सरकार के आखिरी 2 वर्षों में यह 5% से नीचे रही थी और उसके अलोकप्रिय होने में इसका बड़ा योगदान था। असल में मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था का सिरा वहां से पकड़ना है जहां यूपीए ने उसे छोड़ा है। निश्चय ही यूपीए सरकार के आखिरी के कुछ वर्ष नीतिगत जड़ता की भेंट चढ़ गए, मगर आखिरी के कुछ महीनों में उसने जो नगद सब्सिडी जैसे कदम उठाए थे उसका कुछ सकारात्मक असर पड़ा है। आर्थिक सर्वे कहता है कि नगद सब्सिडी वित्तीय घाटे को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। वित्तीय घाटे को कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो देश की आर्थिक साख को धक्का लगेगा और उसका असर निवेश पर पड़ेगा। सब्सिडी के बढ़ते बोझ और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुके खाद्य सुरक्षा और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में भी सुधार की जरूरत है। वास्तव में मोदी सरकार के सामने ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। जो प्रमुख सुधार आज की सबसे बड़ी जरूरत है, उसमें कर व्यवस्था और दूसरे दौर के श्रम सुधारों को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। सर्वे ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर को न केवल शीघ्र लागू किए जाने पर जोर दिया है, बल्कि यह भी कहा है कि सरचार्ज, लेवी और ट्रांजिशन टैक्स जैसे खराब करों को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। असल में करों की मौजूदा व्यवस्था लाइसेंस, परमिट राज जैसी लगती है, जहां हर कदम पर कर देना होता है। जहां तक दूसरे दौर के श्रम सुधारों की बात है, तो यूपीए सरकार ने इसे हर संभव टालने की कोशिश ही की। ध्यान रहे, श्रमिक संगठनों की भूमिका 1991 में लागू किए गए आर्थिक सुधारों से पहले की तुलना में आज काफ़ी बदल गई है और उनके हाथ में पहले जैसी ताकत भी नहीं रही। वाकई आज ऐसे सुधारों की ज़रूरत है जो देश की व्यापक जनसांख्यिकी को विकास के इंजन में बदल दे। अपने पहले ही रेल बजट में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान देने, डायमंड चतुर्भुज रेल परियोजना शुरू करने, ऑनलाइन टिकटों का दायरा बढ़ाने और रेलगाड़ी तथा स्टेशनों पर साफ सफाई, सुरक्षा से लेकर भोजन पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता बेहतर करने की घोषणा कर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जताया है कि एनडीए सरकार रेलवे में आमूल चूल बदलाव की इच्छुक है।
ऐसे अवसर पर नई रेलगाड़ियों की झड़ी लगा देने के बजाय अपेक्षाकृत कम नई ट्रेनें चलाने और एक्सप्रेस ट्रेनों के गैर जरूरी ठहराव खत्म करने की प्रतिबद्धता बताती है कि सरकार विकास को तरजीह देना चाहेगी। बजट में रेलवे यूनिवर्सिटी खोलने और स्टेशनों को सौर ऊर्जा से जगमगाने जैसी नवोन्मेषी योजनाएं हैं, तो पूर्वोत्तर में जम्मू कश्मीर तक रेल पटरियों का जाल बिछाने की संकल्पना भी। अलबत्ता रेलवे की खराब सेहत को देखते हुए ज़्यादातर घोषणाएं उत्साहित नहीं करती। ट्रेनों के परिचालन में प्रति 1 रुपया पर महज 6 पैसा बचता है और माल भाड़े की तुलना में यात्री किराया बहुत कम है। इसके बावजूद बजट में न संसाधन जुटाने की कोई नई पहल है, न माल ढुलाई को महत्व देने की प्रतिबद्धता। रेल मंत्री ने सीधे विदेशी निवेश की बात कही है, पर घाटे की रेल में कौन विदेशी कंपनी पूंजी लगाना चाहेगी? बजट में पुरानी परियोजनाओं का जिक्र तो नहीं ही है, नई रेल लाइन शुरू करने की कोई घोषणा भी नहीं है। इसी तरह रेलवे का नेटवर्क सुधारे बिना बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा जिस अंदाज में की जा रही है वह अव्यवहारिक ज़्यादा लगती है। रेल में सफ़र करने की इच्छा रखने वाला एक आम भारतीय इतना भर चाहता है कि उसे आसानी से टिकट उपलब्ध हो, सफ़र के दौरान भोजन और पानी की उपलब्धता रहे, ट्रेन समय पर चले और उसकी यात्रा सुरक्षित हो। पर इस रेल बजट में आम आदमी की चिंता कम दिखती है। ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने और महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी रहने की घोषणा तो स्वागत योग्य है, पर रेल यात्रा को दुर्घटना मुक्त करने के उपाय बहुत स्पष्ट नहीं हैं। यह तब है जब रेल किराया पहले ही बढ़ाया जा चुका है और अब ईंधन के साथ किराया बढ़ाने का प्रावधान कर रेल सफ़र को और महंगा करने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री द्वारा समग्र और भविष्योन्मुखी बताए जाने के बावजूद रेल बजट न आम आदमी को पसंद आया है न बाजार को। प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली जम्मू कश्मीर यात्रा में नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया है वह विकास के मोर्चे पर उत्साहित करने वाला है। कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर जहां उन्होंने जम्मू के विकास की एक और नींव रखी है, वहीं उरी में 240 मेगावाट की पन बिजली परियोजना के दूसरे चरण की विधिवत शुरुआत कर कश्मीर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। कटरा रेल स्टेशन का सपना अंततः साकार होना तो वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्री देश के किसी भी हिस्से से रेलगाड़ी पकड़कर अब सीधे कटरा उतर सकेंगे। दूसरे, जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने के लिए जिस महत्वाकांक्षी कश्मीर रेल मार्ग परियोजना की शुरुआत की गई थी उसमें अब सिर्फ कटरा से बनिहाल पास तक का काम ही शेष रह गया है। बेशक पहाड़ी इलाकों में रेल पटरियां बिछाना उतना आसान नहीं है। उधमपुर से कटरा तक करीब 25 किलोमीटर की रेल पटरी बिछाने में ही न सिर्फ वर्षों लग गए बल्कि दुर्गम इलाकों में पुल और सुरंग बनाने का काम भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन यह उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि यह नया रेल लिंक राज्य में विकास की गति तेज करेगा। प्रधानमंत्री ने हिमालयी राज्यों में विकास का सामान मॉडल तैयार करने की जो बात कही है उससे भी यह उम्मीद बंधती है कि वह जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की पिछली सरकारों की पहल को और आगे बढ़ाएंगे। अलबत्ता जम्मू के विपरीत कश्मीर में प्रधानमंत्री के दौरे पर खामोशी और विरोध का माहौल बहुत उत्साहित नहीं करता। प्रधानमंत्री ने यह कहा तो है कि विकास के माध्यम से वह जम्मू कश्मीर का दिल जीतेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा पर फिर से विचार करने और घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के साथ उनके लिए अलग शहर बसाने की मोदी सरकार की घोषणाओं का वहां हुए विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री से अतिरिक्त सक्रियता और संवेदनशीलता की अपेक्षा है। यह सही है कि अलगाववादियों के तौर तरीकों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, पर इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ संवाद की गुंजाइश ही न रहे। केंद्र की पिछली सरकारों ने भी विश्वास बहाली के लिए संवाद का रास्ता बनाए रखा था। जम्मू के साथ कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने से ही बात बनेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 जनवरी तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। 6 जनवरी को ही प्रत्याशियों के अंतिम नाम की सूची और उन्हें चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे।
पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 31 दिसंबर से पहले मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। पंचायत प्रधान और उप प्रधान के चुनाव नतीजे मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुरंत घोषित कर दिए जाएंगे। 23 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव घोषित होते ही सरकार अब नई घोषणाएं नहीं कर सकेगी, न ही नए विकास कार्य आरंभ किए जा सकेंगे। किसी काम के लिए नए टेंडर भी नहीं लाए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार के प्रचार वाली सभी बैनर व होल्डिंग भी हटाए जाएंगे। स्टॉप।